नाभिकीय ऊर्जा। अब नाभिकीय ऊर्जा समझने के लिए आपको एक एएमयू समझना पड़ेगा। एक एएमयू का मतलब क्या है? देखो एक एएमयू क्या होता है? एक एएमयू होता है हमारा कार्बन परमाणु C612 के परमाणु का 12वां भाग। इट मींस जो कार्बन परमाणु है C612 का 12वां भाग को क्या बोलते हैं हम? 1 एएमयू बोलते हैं। और 1 एएमयू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एटॉमिक मास यूनिट। 1 एएमयू 1 एएमयू की फुल फॉर्म है भाई एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान इकाई इन्हें बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। बहुत ज्यादा पूछने को आती है। तो 1 एएमयू बराबर होता है कार्बन परमाणु के परमाणु का 12वां भाग 1 एएमयू कहलाता है। अब अगर हम बात करें अर्थात 1 एएमयू अच्छा, जो एएमयू है वो द्रव्यमान का ही मात्रक है। जो एएमयू है वो द्रव्यमान का ही एक मात्रक है। जैसे द्रव्यमान का मात्रक आपने पढ़ रखा, ग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया, ऐसे ही एएमयू जो होता है वो हमारा क्या होता है? कार्बन का ही क्या है? मात्रक है, यानी कि यूनिट है इसकी। ठीक है, तो अर्थात 1 एएमयू बराबर यानी कार्बन परमाणु के 1/भाग यानी कि 1/12 कार्बन के एक परमाणु का भाग। इसका मतलब ये हो गया, देखो भाई ये तो कह रहा कार्बन परमाणु के परमाणु का 12वां भाग 1 एएमयू कहलाता है। अर्थात कार्बन का एक परमाणु हो गया और उसका 12वां भाग। कार्बन का जो एक परमाणु का भार है उसका क्या? 12वां भाग। और कार्बन का जो एक परमाणु निकालते हैं तो C612 1/12 इंटू कार्बन का जो परमाणु भार होता है यानी कि भार जो होता है वो कितना होता है? 12। और अगर एक का निकालना होता है तो एवोगैड्रो नंबर से क्या लगा देते हैं हम? भाग। और एवोगैड्रो नंबर क्या होती है हमारी? n। अगर एक परमाणु का भार निकालना हो तो आपको क्या लगाना पड़ता है? एवोगैड्रो संख्या से भाग लगा दो आप। एवोगैड्रो नंबर केमिस्ट्री का रूल है। तो वो जो n होता है एवोगैड्रो नंबर होती है वो कितने होता है? 6.02 इंटू 23 या 23 इतने ग्राम लगा दीजिए। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास 1/n की वैल्यू बनेगी 6.02 इंटू 10⁻23। इसे इससे भाग करोगे तो आपके पास आएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये आएगा 1 AMU। इट मींस 1 AMU बराबर होती है इतने केजी द्रव्यमान के। फिर से भाई जो हमारा 1 AMU है वो इतने द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। बट अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन ऊर्जा निकालने के लिए आइंस्टीन ये बार बार ही लग रहा है। आइंस्टीन के अनुसार वो क्या होता है? डेल्टा E इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर। अब देखो द्रव्यमान का ही तो भाग है भी, द्रव्यमान ही तो है, ये भी तो बताया द्रव्यमान का ही मात्रक होता है AMU। ठीक है, तो 1 AMU बराबर इतने केजी। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रखो, m की पहले इस पर रखेंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू c की वैल्यू प्रकाश की चाल है वही आएगी, कितनी आएगी? 3 इंटू 10�8 और इसका स्क्वायर। तो आप इसे सोल्व करोगे आपके पास बनेगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू इसको स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर 16। इनकी मल्टीप्लाई करोगे। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आती है डेल्टा E इक्वल टू 1.49 इंटू 10⁻⁻10 जूल आएगी। जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आपके पास आएगी 1.49 इंटू 10⁻⁻10 जूल। करके देखना, अंकों का परिशीलन करके पॉइंट आगे पीछे हो जाएंगे आपके। तो इतने जूल आई आपके पास ये। अब जूल को बदल दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1.49 इंटू 10⁻⁻10 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है किससे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, और ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
तो आपके पास आता है 931 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप इससे डिवाइड करोगे तो आएगा 931 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसे हटा दीजिए तो बन जाएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया आपके पास एनर्जी, ठीक है। और यही 1 MU भी तो यही है, या हम ये भी बोल सकते हैं या 1 AMU इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक तो मैंने तुम्हें इससे लास्ट लेक्चर में बताया था, एक और आई थी हमारी, वो क्या आई थी, डेल्टा ई बराबर 1.023 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो क्या आई थी, युग्म उत्पादन की आवश्यक ऊर्जा या गामा फोटोन की ऊर्जा, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन की ऊर्जा। और यहां पर आई है तुम्हारी 1 AMU का मान, या 1 AMU से जो ऊर्जा निकल गई 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दोनों मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से एक मिल जाएगी देखने को पेपर में तुम्हें। अगर 1 AMU पूछ रहा तो इतनी ऊर्जा आती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर AMU में पूछ रहा है तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अदरवाइज क्या पूछेगा, वही वाली आएगी दूसरी वाली 1.023 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे इतनी बात समझ में, 1 AMU कैसे आया निकल कर ऊर्जा में, तो 1 AMU बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नोट कर लो इस डेरिवेशन को। देखो नाभिक की द्रव्यमान क्षति। अब नाभिक की द्रव्यमान क्षति क्या होती है, सुनो। जब नाभिक जो बनता है, अब उसमें क्या कंडीशन होती है, नाभिक किस से मिलकर बनता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से। ध्यान देना, तो होता क्या है, ऐसे तो बन नहीं जाने का। पहले कुछ ऐसी कंडीशन समझ लो, जैसे कि मान लो आपने क्या करा, थोड़ा आप एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करते हैं, सुनना। आपने क्या किया, आप थोड़ी बूरा लाए, बूरा शक्कर, ठीक है, बूरा लाए, और थोड़ा लाए आप क्या, उसमें मावा। तो पेड़े बनाने हैं आपको, है ना, पेड़े बनाने। या आप ऐसे बोल सकते हो बूंदी के जो लड्डू बनते हैं शादी वगैरह में बनते हैं, क्या बूंदी के लड्डू जो बनते हैं, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज बताएं, जो बूरा और मावा मिलाते हैं, ठीक है, आपने पूरा भर के लिया, वैसे तो ऐसे बनते हैं, नहीं बनते हैं, यानी कि दो चीजों को मिला के बना रहे हो आप, क्या जितना पूरा हाथ में लिया सारा का सारा बन जाता है, नहीं बनता। क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत उसका जो चूरा सा रहता है वो नीचे गिर जाता है, गिरता है नहीं गिरता है, थोड़ा हाथ पे भी लग जाता है। 100% तो नहीं बनता ना कुछ भी चीज। देखो फिजिक्स में, साइंस के अकॉर्डिंग 100% चीजें नहीं हो सकती, ठीक है। अगर 100% चीजें हो जाएगी तो विनाश हो जाएगा एक तरह का। कैसे आप ये समझ सकते हो, अगर वो चूरा सा नीचे गिर गया ना, उसे तुम फिर उठाते हो, या हाथ पे लगा रह गया उसे तुम फिर हटा के उस लड्डू में फिर चिपकाते हो, तो फिर थोड़ा बहुत गिर जाए, लड्डू का शेप बिगड़ जा बार बार उसकी, क्योंकि लड्डू जो बना हुआ शेप आकार का बना हुआ, ठीक है, शेप का बन गया, उसमें नीचे का चूरा जो मिला हुआ क्या फिर से ऐसे फूट जाएगा, फिर गिर जाएगा नीचे। होता है नहीं होता है, मतलब एक एग्जाम्पल है। सेम ऐसे ही जब कभी नाभिक का जो निर्माण हुआ तो हमारे पास एक आता है न्यूट्रॉन, सुनना बेटे, एक आता है न्यूट्रॉन और एक आता है हमारे पास प्रोटॉन। तो एक न्यूट्रॉन आते हैं, एक प्रोटॉन आते हैं, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हम नाभिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नाभिक। नाभिक का सिंबल आपको पता ही है, प्लस, यानी कि N0 प्लस के प्रोटॉन, ठीक है। अब समझाने के लिए हम क्या समझते हैं कि माना हमने न्यूट्रॉन जो लिया है वो 5 kg ले लिया, 5 kg लिया, और प्रोटॉन भी कितना ले लिया, 5 kg ले लिया। तो जाहिर सी बात है जो न्यूक्लियस है वो कितना बनना चाहिए, 10 kg का। ये केवल एक एग्जाम्पल है, अगर सोच चलो 5-5 किलो लिया जाए, नहीं, ये तो केवल एक एग्जाम्पल है। तो 5 किलो आपने न्यूट्रॉन लिया, 5 किलो आपने प्रोटॉन लिया, और दोनों से मिलकर जो नाभिक बनना था, न्यूक्लियस बनना था, वो 10 kg बनना था ना, लेकिन 10 किलो नहीं बना, 10 किलो नहीं बना। तो इसके द्रव्यमान में कुछ कमी होगी, यानी कि ये आया मान लो 9 kg का आया। अब साइंटिस्टों ने ये देखा कि जब हम एक न्यूट्रॉन लेते हैं, प्रोटॉन लेते हैं, उनका जो टोटल मास है वो ही बराबर आना चाहिए था नाभिक के, लेकिन नाभिक के द्रव्यमान में क्या आई, कमी आई पहले से, कि अगर ये 5-5 किलो लिए तो 10 किलो आना चाहिए, लेकिन 10 किलो वो आया नहीं। एग्जाम्पल 9 किलो आया, 1 किलो कहां गया, तो जो वो 1 किलो की कमी हुई है नाभिक के द्रव्यमान में, जो 1 किलो की कमी हुई है वही क्या कहलाती है, नाभिक की द्रव्यमान क्षति या नाभिक के द्रव्यमान में हानि। इसकी परिभाषा देना चाहते हो तो परिभाषा क्या करोगे आप, कि जब नाभिक में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन मिलते हैं
न्यूट्रॉन व प्रोटॉन मिलते हैं तो जटिल प्रक्रिया के दौरान, यानी कि जो जटिल प्रक्रिया जो प्रोसेस हो रहा है, हार्ड प्रोसेस जो हो रहा है, उसके कारण न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान में कुछ हानि हो जाती है, जिस हानि को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। और ये द्रव्यमान क्षति जरूरी है। कितनी द्रव्यमान क्षति हुई यहां पर? 1 kg की। एक एग्जांपल जो हमने लिया, कितनी हुई? 1 kg की। और जब तक ये द्रव्यमान क्षति रहेगी तो ये नाभिक रहेगा, और अगर ये 1 kg फिर से मिलेगी तो वो लड्डू फूट जाएगा। आ रही क्या बात समझ में? यार वो नीचे वाला तुम फिर मिलाओगे, फिर फूट जाएगा लड्डू, फिर नीचे वाला लड्डू मिलाओगे, फिर फूट जाएगा। तो सेम रीजन है, अगर इस न्यूट्रॉन में ये द्रव्यमान क्षति मिल जाएगी ना, तो इस नाभिक का अस्तित्व टूट जाएगा, बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा। आ रही क्या बात समझ में? अब आगे देखो, ये 1 kg द्रव्यमान जो क्षति है, इसी के कारण ये नाभिक बना हुआ। अगर ये तुम इसमें मिला दोगे तो नाभिक टूट जाएगा। तो बांधे हुए कौन रख रहा नाभिक को? ये द्रव्यमान क्षति। तो इसे बोलते हैं बंधन ऊर्जा। किसी नाभिक को अनंत दूरी तक बनाए रखने के लिए, किसी नाभिक को अनंत दूरी तक या अनंत काल तक बनाए रखने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? बंधन ऊर्जा कहते हैं। और बंधन ऊर्जा ही द्रव्यमान क्षति है। बंधन ऊर्जा ही क्या है? द्रव्यमान क्षति। यार जितनी द्रव्यमान क्षति हुई है वही तो बंधन ऊर्जा। अगर ये उसमें मिला दोगे तो बंधन, यानी कि जो बंधा हुआ लड्डू है, वो बंधा न्यूक्लियस है, ये क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। तो यानी कि जो द्रव्यमान क्षति है, इसी के कारण तो बंधा हुआ 1 kg जितनी एनर्जी है, उसी के कारण ये रुका हुआ है। तो बंधन ऊर्जा अगर निकालते हैं, बंधन ऊर्जा को 20 से प्रेजेंट करते हैं, 20 है, और ये होती है डेल्टा M इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉर्मूला लिख लेना बेटे। बंधन ऊर्जा क्या है हमारी? B बराबर डेल्टा M गुना 931 मेगा इलेक्ट्रॉन, जो अभी हमने निकाल लिया है 1 AMU की। ठीक है, तो 1 AMU 931 आया था ना, तो बंधन ऊर्जा भी 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। आगे क्या बात समझ में? जब किसी नाभिक को हम बनाते हैं तो उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन की मिलने के प्रोसेस में, आपस में मिलने की प्रक्रिया में, एक जटिल प्रक्रिया के दौरान नाभिक के द्रव्यमान में कुछ हानि हो जाती है, इसे हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। और द्रव्यमान क्षति ही क्या होती है? हमारी बंधन ऊर्जा होती है। किसी भी नाभिक की जितनी द्रव्यमान क्षति है वही बंधन ऊर्जा होती है। इसे बांधे हुए तो रख रहा है। और ये कितना हो गया? डेल्टा M इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आती है? आगे चलते हैं। अगर हम उसकी बात करें, अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं, तो बंधन ऊर्जा E ही होती है, और वो ये हमारी डेल्टा M इंटू C²। अगर जूल में प्रेजेंट करें तो ये जूल में है फॉर्मूला। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये लगेगा, जूल में लगेगा ये। बंधन ऊर्जा ही ऊर्जा होती है आपकी। ठीक है, अब आ जाओ नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो होता क्या है, और इसे समझने के लिए आपको लास्ट लेक्चर का पता होना जरूरी है, क्योंकि लास्ट लेक्चर आपने देखा है, मतलब समझा है। तो उसमें क्या है? उसमें हमने पढ़ा रखा कि गामा फोटोन थे, और गामा फोटोन की हैवी एनर्जी आती थी। ठीक है, और वो अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल देते थे, है ना? एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन, सॉरी। सेम है नाभिकीय विखंडन। क्या है नाभिकीय विखंडन? यानी कि नाभिक का टूटना, नाभिक का टूटना। और जब टूटता है कोई चीज या जुड़ती है तो ऊर्जा क्रिएट होती है, एनर्जी बाउंड होती है। देखो कैसे नाभिकीय विखंडन है क्या? यदि कोई भारी नाभिक, यदि कोई भारी नाभिक, मैंने जो गामा फोटोन बताया था आपको, गामा फोटोन क्या है? हमारा एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन। यदि कोई भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन को, सुनना बात को, यदि कोई भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन को अवशोषित कर ले, एक न्यूट्रॉन को अवशोषित कर ले, तो वो उत्तेजित अवस्था में आ जाएगा। और उत्तेजित अवस्था में आने पर वह अपने अंदर से 2 हल्के हल्के नाभिकों में टूट जाएगा, जिस कारण 3 नए न्यूट्रॉन उत्पन्न करेगा और प्लस बहुत ज्यादा ऊर्जा क्रिएट करेगा। और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन है क्या? देखो समझ लो, रटने की जरूरत नहीं है। जब किसी भारी नाभिक द्वारा न्यूट्रॉन को अवशोषित किया जाता है या कर लिया जाता है, ऐसे बोल लो, कर लिया
जाता है। सही है। देखो, तो कर लिया जाता है, जब किसी भारी नाभिक द्वारा न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लिया जाता है तो उस भारी तो ऐसे करो, तो वह नाभिक अपने अंदर से, या अपनी ऊर्जा के तुल्य ऐसे बोल सकते हैं, अपने अंदर से दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है तथा 3 नए न्यूट्रॉन उत्पन्न करता है तथा बहुत ज्यादा ऊर्जा। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम? नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। अब एग्जाम्पल समझेंगे क्या है। देखो भाई, है क्या सीन? नाभिकीय विखंडन क्या है? जब कोई भारी नाभिक द्वारा न्यूट्रॉन को, यानी जब किसी भारी नाभिक द्वारा न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लिया जाता है तो अपने तुल्य नाभिकों के, यानी ऐसे बोल सकते हैं अपने तुल्य ही दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन बोलते हैं, नाभिक का टूटना बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि अब एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे यूरेनियम होता है। यूरेनियम कितना होता है? 92,235 और प्लस अगर ये एक न्यूट्रॉन ले ले तो न्यूट्रॉन क्या होता है हमारा? 0n1। अब अगर ये न्यूट्रॉन ले लेता है तो ये बन जाएगा कितना? 92U236, क्योंकि 1 इसमें ऐड हो जाएगा 236। अब जैसे 236 हुआ तो ये अनस्टेबल हो गया। भाई स्थायी अवस्था में तो ये था, लेकिन जैसे इसने एक न्यूट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो क्या हो गया? अस्थायी हो गया। अब जब ये अस्थायी हुआ तो ये अपने दो हल्के नाभिकों में टूट जाएगा। कैसे कैसे टूटेगा ध्यान देना बेटे। ये जो टूटेगा वो बेरियम और क्रिप्टोन में टूट जाएगा, तो वो अलग अलग टूट जाएगा। बेरियम प्लस क्रिप्टोन के। अब बेरियम जो होता है वो होता है हमारा 56 144, और जो क्रिप्टोन है वो हमारा 36 89, और प्लस 3 नए न्यूट्रॉन निकल लेगा ये बंदा, और प्लस हैवी एनर्जी। देखो ध्यान दो, ये है नाभिकीय विखंडन की इक्वेशन। बहुत बार पूछने को आया पेपर में। नाभिकीय विखंडन क्या है? जब किसी भारी नाभिक द्वारा एक न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लिया जाता है तो वे अपने अंदर से क्या करता है? दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है और 3 नए न्यूट्रॉन निकाल लेगा, प्लस हैवी एनर्जी निकाल लेगा। कैसे? यूरेनियम है, यूरेनियम में क्या लिया? एक न्यूट्रॉन को अवशोषित करा तो 236 बना दिया, और फिर क्या करा इसने? 2 भागों में टूट गया, बेरियम और क्रिप्टोन में, और 3 नए न्यूट्रॉन निकल ले इसने। ध्यान देना बेटे, ये 3 नए न्यूट्रॉन और प्लस ये एनर्जी। अब ये 3 नए न्यूट्रॉन ये आगे श्रृंखला अभिक्रिया बनाएंगे, और ये हैवी एनर्जी, इतनी ज्यादा एनर्जी होती है, मतलब ये एनर्जी जो है इतनी ज्यादा हैवी होती है कि ये ऐसा समझना, लाइक एग्जांपल समझ सकते हो कि 1 ग्राम यूरेनियम के विखंडन से कितनी ऊर्जा क्रिएट होती है? ऊर्जा होती है 5 गुना 10 की पावर 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्रिएट होती है। एक ग्राम यूरेनियम के विखंडन से 5 गुना 10 की पावर 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्रिएट हो रही। 1 ग्राम हो कितना सा? आपके हाथ पर रखा रहेगा, पता भी नहीं लगेगा। 1 ग्राम यूरेनियम के विखंडन से, ध्यान देना, 1 ग्राम यूरेनियम के विखंडन से 5 गुना 10 की पावर 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्रिएट हो रही, जिसकी हेल्प से तुम जो विद्युत ऊर्जा बना सकते हो, जिससे विद्युत ऊर्जा कितनी कर सकते हो आप? क्रिएट कर सकते हो 2 × 10 की पावर 4 किलो वाट घंटा आवर। इतनी ऊर्जा क्रिएट कर सकते हो इतने घंटे में। सही है? फिर से ध्यान दो, 1 ग्राम यूरेनियम के विखंडन से 5 गुना 10 की पावर 23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बनती है 1 ग्राम से, और जिससे विद्युत ऊर्जा कितनी बनती है? 2 × 10 की पावर
4 किलोवाट घंटा। और एक चीज और ध्यान देना, नोट इसी का, जितनी ये ऊर्जा क्रिएट होती है ना 1 ग्राम यूरेनियम से, और इतनी ऊर्जा वो क्रिएट होती है 20 टन TNT से। 20 टन TNT होता है ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, जो बहुत ज्यादा विस्फोटक पदार्थ होता है, जो हमारे बम वगैरह में यूज होते हैं, सिंपल बम, ठीक है, इन वाले बमों में यूज होते हैं, जो हमारे युद्धाभ्यास यानी कि जो सेना लड़ती है उनमें यूज होते हैं। TNT उसमें यूज होता है, विस्फोटक पदार्थ है। तो 20 टन कितना होगा, 20 टन TNT जितना विस्फोट क्रिएट करता है, उतना ही विस्फोट 1 ग्राम यूरेनियम क्या कर देगा, तुम्हारा क्रिएट कर देगा आपका ये। सही है। तो 1 ग्राम यूरेनियम के विखंडन से जितनी ऊर्जा बन रही है, इतनी ऊर्जा किसी 20 टन TNT से क्रिएट होती है। समझ में आ गई बात है। इसे इक्वेशन को नोट कर लो और इसे लिख लो बस। देखो श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है। अब श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। क्या होती है श्रृंखला अभिक्रिया, बनेगी कैसे है। अभी तुमने पढ़ा कि अगर एक यूरेनियम पे यानी कि यूरेनियम पे एक न्यूट्रॉन आ जाए, यूरेनियम पर एक न्यूट्रॉन आ जाए, 3 नए न्यूट्रॉन बना रहा हो, यानी कि अगर आपके पास एक न्यूट्रॉन आया है, यूरेनियम से क्रिया करी किसने, एक न्यूट्रॉन ने क्रिया करी, तो कितने 3 नए न्यूट्रॉन बना रहा ना। तो हम ध्यान देना बेटे, 3 नए न्यूट्रॉन बना रहा है वो, 1 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन। यहां समझ लो बेटे, यूरेनियम से अभिक्रिया करी तो 3 नए न्यूट्रॉन निकल ले। अब ये 3 नए न्यूट्रॉन अनुकूल परिस्थिति मिलने पर, जो भी इनके लिए परिस्थिति होगी, फिर क्या करेंगे, 1 न्यूट्रॉन एक यूरेनियम से अभिक्रिया करेगा और कितने में निकल लेगा, 3 नए न्यूट्रॉन। बताओ निकल लेगा या नहीं निकल लेगा। आ रही बात समझ में। थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा तो इधर बता देता हूं मैं। तो ये जो न्यूट्रॉन आया ये फिर से 3 बनाएगा, यानी कि 1 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन, फिर ये वाला 1 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन और ये 1 न्यूट्रॉन। बताओ समझ में आ रही क्या। समझना भाई, ये चेन नहीं बनती जा रही क्या। श्रृंखला अभिक्रिया से तो बोलते हैं कि यदि कोई एक न्यूट्रॉन किसी नाभिक से यानी कि यूरेनियम से अभिक्रिया करके कितना बनाता है, 3 नए न्यूट्रॉन बनाता है, और ये 3 नए न्यूट्रॉन अनुकूल परिस्थिति मिलने पर अलग अलग 3 नए न्यूट्रॉन बनाएगा, यानी कि 1 न्यूट्रॉन आगे 3 बनाएगा। इस प्रकार ये क्या चलती रहती है, श्रृंखला बन जाती है। क्या बन जाती है, श्रृंखला। और जब तक पूरा यूरेनियम पदार्थ विखंडित नहीं हो जाएगा तब तक ये चेन रिएक्शन बनती चली जाएगी। अब तुम ये देखो, जब 1 न्यूट्रॉन के मिलने से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी, तो इनके न्यूट्रॉन से निकलते निकलते कितनी ज्यादा एनर्जी निकल जाएगी, जब तुम्हें पता है। और इन्हीं कारण हमारे परमाणु बम बनते हैं। जब तुमने सुना होगा जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिरा था, वो इसी का कारण था। यूरेनियम 27 किलो था, उसका 0.02% भी नहीं फटा था, 0.02% फटा था बस। अगर 2-3% भी फट जाता तो हम तुम भी ना होते यहाँ पे। इतनी ज्यादा एनर्जी क्रिएट करता है वो भाई, ज्यादा एनर्जी क्रिएट करता है, तभी तो हम लोग वहां पे जो बैठे थे 3 सेकंड के अंदर जैसा था ऐसा के ऐसे ही हो गए थे, खत्म हो गए थे बेचारे। तड़पे भी नहीं थे वे तो, ठीक है, पानी भी नहीं मांगा था उन्होंने, बेचारों ने खत्म हो गए थे, जैसे थे ऐसे कैसे ही खत्म। ठीक है, पढ़ रहे तो अगर मान लो गिर जाए, पढ़ रहे तो पढ़ते पढ़ते ही थे बस खत्म। अब 4-5% फट जाता 27 किलो का, तो हमें याद करने वाला भी कुछ ना रहता, खत्म हो जाता। लेकिन 100% हो नहीं सकती ना कोई भी अभिक्रिया सेम। अब ध्यान देना बेटे, ये 3 न्यूट्रॉन फिर से आगे 3 नए न्यूट्रॉन बनाएंगे। 1 न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन, ये और ये न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन, फिर से ये 3 नए बनाएगा। ये न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन। आ रही है बेटे समझ में। ये न्यूट्रॉन, 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 ये भी एक। समझ में आ रही क्या। ये बनाता चला जाएगा, ऐसे ये निकाल लेंगे। ऐसे ही चेन बनती चल जाएगी। ये 1 न्यूट्रॉन, ये 1 न्यूट्रॉन, ये 1 न्यूट्रॉन, फिर अनुकूल परिस्थिति मिलेगी, फिर ये बना लेगा, बहुत बड़ी चेन बनती चल जाएगी। तो ये क्या बनती है, चेन यानी कि श्रृंखला अभिक्रिया। और ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है नियंत्रित चेन अभिक्रिया यानी कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, और दूसरी होती है अनियंत्रित। तो एक होती है हमारी नियंत्रित और एक होती है अनियंत्रित।
नियंत्रित, एक तो होगी हमारी नियंत्रित और एक होगी हमारी अनियंत्रित। आगे के बात समझ में भाई। अब नियंत्रित से क्या बनते हैं और अनियंत्रित से क्या बनते हैं, ठीक है। देखो तो नियंत्रित क्या होती है, अनियंत्रित। जो नियंत्रित होती है वे बनती है हमारी नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर। और जो अनियंत्रित होते हैं उससे बनते हैं परमाणु बम। अब सुनना बेटे कैसे है, ओए ध्यान दो बेटे। देखो जो अनियंत्रित है वो तो एक बार अगर अभिक्रिया चालू होगी तो पूर्ण पदार्थ विखंडित होने तक चलती रहेगी। ऐसे ही पूर्ण पदार्थ विखंडित होने तक चलती रहेगी, वो तो है अनियंत्रित, जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। जैसे कि परमाणु बम एक बार फटना स्टार्ट हो गया तो फटता रहेगा जब तक वो फटना आ सके। दूसरा होते हैं नियंत्रित। नियंत्रित में क्या करते हैं हम, जो हमारा यानी कि ऊर्जा को, यानी कि हमारी जो ऊर्जा है उसे सही कार्यों में लगाने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, तो वो क्या होती है नियंत्रित बनाते हैं। उसके लिए नियंत्रित श्रृंखला भी क्या बनाते हैं नाभिकीय रिएक्टरों में। वहां क्या करते हैं, एक न्यूट्रॉन गया, अब एक न्यूट्रॉन को कितने क्रिएट करे, 3 बनाए, तो इन्हें आगे क्या करते हैं कि आगे ऐसा प्रोसेस करते हैं कि अगले वाले 2 को ये न्यूट्रॉन मिले ही ना। समझ में आ रही है बातें। और ऐसे ही जो 3 गए ना, 3 में से 2 या तो 2 जाएंगे, 1 जाएगा या 2 जाएंगे, बस 3 नहीं जाएंगे। ध्यान देना, नियंत्रित में हम अपनी सुविधा के अनुसार मान लो 1 आई, 1 से कितने क्रिएट हुए 3, तो हम आगे जो अभिक्रिया करते हैं इनको पदार्थ नहीं देते कोई भी। जब ये पदार्थ नहीं देने के तो ये वाले तीनों को अभिक्रिया नहीं करने के तो ये कुछ नहीं बना, ये वाली चीजें कुछ नहीं बनेगी, ये कुछ नहीं बनेगी। और इस वाले में से भी क्या करते हैं हम, केवल एक को अभिक्रिया देते हैं, इसको भी आगे नहीं बनती तो ये भी नहीं बनेंगे, कुछ तो नहीं बने। फिर अगले वाले को 2 जा रहे, ये 3 क्रिएट हुए, इन 2 को नहीं देने के। फिर आगे से 3 क्रिएट हो गई, इनमें से 1 क्रिएट करेगी, तो केवल 1 जाके अभिक्रिया करता रह गए या 2 को करा दे रहे बस अपनी सुविधा के अनुसार, तो वो है हमारी नियंत्रित अभिक्रिया। आगे बात समझ में। अब दूसरा समझते हैं हम कि नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है, समझो बेटे उसे। नाभिकीय संलयन, अब नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकों का मिलना। जैसे कि हमारा सूरज है, सूरज में हाइड्रोजन और हीलियम मिलते जा रहे हैं हमेशा, और उससे बहुत ज्यादा क्या हो रही, तुम्हारी ऊर्जा क्रिएट हो रही है। नाभिकीय संलयन क्या होता है, जब 2 हल्के हल्के नाभिक एक दूसरे में मिलते हैं, मिलना तो उसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन। और इस कारण इतनी ज्यादा ऊर्जा क्रिएट होती है, इतनी ज्यादा ऊर्जा क्रिएट होती है जो कि नाभिकीय विखंडन से भी ज्यादा होती है। अभी नाभिकीय विखंडन पढ़ा ना, नाभिकीय विखंडन से भी ज्यादा ऊर्जा क्रिएट होती है। क्यों होती है, सुनना, नाभिकों को मिल रहे हैं या जब नाभिकीय संलयन मिलेगा, 2 एक जैसे परमाणु मिल रहे हैं, मतलब एक प्लस हो गया और दूसरा प्लस हो गया। और प्लस प्लस में आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि प्लस प्लस में होता है प्रतिकर्षण। इसको भी इससे मिलाना, इसको भी इससे मिलाना, क्या मिल जाएंगे अपने आप, नहीं मिलेंगे। तो इन्हें बाहर से क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। और जब बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी, जबरदस्ती मिलवाना पड़ेगा, तो जो ऊर्जा देनी पड़ रही है वो भी विस्फोट होते होगी, और जो मिलने के कारण ऊर्जा क्रिएट होगी प्लस, वो नाभिकीय विखंडन के कारण प्लस, वो दोनों ऊर्जा ज्यादा बन जाती है। फिर से मेरी बात सुनो, नाभिकीय संलयन में जो उत्पन्न ऊर्जा होती है नाभिकीय विखंडन से कहीं अधिक होती है, बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये प्लस प्लस के हो गए दोनों, और दोनों को जब एक दूसरे से मिलाएंगे तो नहीं मिलने की ना, तो बाहर से ऊर्जा देनी पड़े, तो वो ऊर्जा और ज्यादा बन जा रहा है, जो भी ऊर्जा निकलनी इनके बीच में से। और इसी का उदाहरण है हमारा सूर्य, सन। वो हमेशा हीलियम और मतलब तुम्हारा हाइड्रोजन का मिक्सअप होता है, इसलिए वहां से ऊर्जा जो मिल रही है बहुत ज्यादा अधिक मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नाभिकीय संलयन। और इसका एग्जाम्पल है नाभिकीय बम, नाभिक बम। न्यूक्लियर बम सुना होगा, हाइड्रोजन इससे सॉरी परमाणु बम से भी ज्यादा होता है नाभिकीय बम, सुन रखा आपने, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बताया था सबसे शक्तिशाली जो पदार्थ वो बल है वो क्या है, नाभिकीय बल। इसलिए नाभिकीय संलयन के कारण जो ऊर्जा बनती है वो नाभिकीय संलयन के कारण जो ऊर्जा बनती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। प्रकृति में सबसे अधिक यही है। अब ये एक बार बताओ, ये प्रतिकर्षण ये मिल नहीं रहे तो ऊर्जा कहां से लाएंगे, इन्हें भी ऊर्जा की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इन्हें जो ऊर्जा की जो जरूरत पड़ती है
वो हमारे जो सूर्य है, सन में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। और अगर नहीं मिल रही हमें एक ऊर्जा, इन्हें मिलाने वाली ऊर्जा, पीछे से प्रेशर देने वाली, तो हम क्या करते हैं, नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया बनाएंगे और परमाणु बम से क्या बनेंगे, नियंत्रित, अनियंत्रित नहीं, नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया से ऊर्जा ले लेंगे और इन्हें दे देंगे और फिर ये क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे आपस में, तब बनता हमारा न्यूक्लियर बम। तो इसीलिए कहते हैं एकता में शक्ति, मिलना। टूटने में तो शक्ति है ही, टूटा, ठीक है, टूटने में तो शक्ति थी नाभिक के विखंडन में, लेकिन मिलने में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। अगर मिल बांट कर रहोगे तो ज्यादा शक्ति रहेगी, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है, दो हल्के हल्के नाभिकों का मिलना, तो इससे क्या होती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा क्रिएट होती है। आगे बात समझ में क्या है। फिर हमारा सोलर ऊर्जा आती है, सौर सेल, सोलर ऊर्जा, सॉरी सौर सेल गलत बोल दिया, सोलर ऊर्जा। सोलर ऊर्जा क्या है, यानी कि जो हमारा सूर्य है वो नाभिकीय संलयन का एक उदाहरण है, और वहां से हमें जो ऊर्जा मिल रही है पर सेकंड मिलती, जो ऊर्जा सूर्य से हमें मिलती है उसे क्या बोलते हैं, सोलर ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। थ्योरी इसकी फिनिश।